वेलकम टू चंचल क्लास। हेलो वेलकम टू चंचल जी सर क्लास। मॉडल पेपर सेकंड। मॉडल पेपर नंबर सेकंड चलेगा। देखो दे रखा अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्या गिवन है? 225 के अभाज्य गुणनखंडों के को निम्न रूप में लिखिए। अब 225 दे रखा है। 225 देखो, या तो आप इसे 225 आपको पता है कि 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का स्क्वायर होता है। या तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर यानी कि 15 गुणा 15, और 15 गुणा 15 को हम लिख सकते हैं 5 3 15 यानी कि 3 गुणा 5 इसका, 3 गुणा 5 इसका, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ये क्या हो गया अपने पास? 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब देखो कौन से ऑप्शन में है? 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर फर्स्ट ही ऑप्शन में दे रखा है। हाँ, अगर किसी को ये याद नहीं हो तो कैसे निकालेगा? 225 अभाज्य गुणनखंड निकालना आता है। ये 5 का भाग दिया, 5 चौक 20, कितना बच गया? 2, 25 बन गया, 5 25। फिर 5 का भाग दिया, 9 पंजो 45, फिर 3 का दे दिया, फिर 3 का दे दिया 1। हाँ, आप ये जो दिमाग में अगर ये आए कि पहले छोटी संख्या का भाग दे तो वैसे भी दे सकते हैं। हमारे को केवल यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड फैक्टर पूछा था, इस वजह से हम बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो यहाँ आ गया अपने पास क्या? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, और ये क्या हो गया? 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। तो फर्स्ट ऑप्शन में अपने पास दे रखा है, आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो इसका। p ऑफ x, बहुपद p ऑफ x की घात है। अब देखो घात पूछा गया तो घात में तो अपने पास कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या दे रखा है? p ऑफ x बराबर 3 माइनस एक्स और x माइनस 4। हाँ देखो, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, और x बाकी तो कहीं और x है ही नहीं ना, यानी कि अधिकतम घात कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। जैसे तो देख के पता चल रहा है, वैसे भाई सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या हो गया? पहले ब्रैकेट की पहली संख्या और अगला ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट की सेकंड संख्या अगला ब्रैकेट और अगला ब्रैकेट, और सेकंड संख्या जो लेंगे वो साइन से ही लेंगे। अगर ये माइनस है तो माइनस, और अगर यहाँ प्लस आएगा तो प्लस। अब देखते हैं 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 चौक 12 माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और x इंटू 4 कितना होता है? माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, और 4x। हाँ, इस बहुपद में देखो ये 3x है और ये 3x है, ये 4x से कितना हो गया? 7x, और ये पूरा माइनस का था, इक्वल टू इसे इक्वेशन नंबर समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा अपने पास? x स्क्वायर, ये प्लस का था उधर जाके माइनस का 7x, और ये माइनस का था उधर जाके प्लस का 12 इक्वल टू 0। यानी अपने पास इस बहुपद की अधिकतम घात, बहुपद बढ़ाना है तो 0 हटा देंगे, तो अपने पास क्या है? अधिकतम घात कितनी आ गई? 2। तो ऑप्शन 2 कहाँ है? ए ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है समीकरण y माइनस का 3/7 माइनस x/2 बराबर 1, यदि y बराबर 10 हो तो x का मान क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये एक नंबर वाली जो क्वेश्चन है, भाई ने सॉल्यूशन की बजाय आप देखकर जो भाई ऑब्जर्वेशन से इन्हें सोल्व करोगे तो शायद जल्दी पेपर सोल्व होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि अपने पास क्वेश्चन है जिसका थर्ड जो क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन क्या अपने पास? समीकरण y माइनस का 3/7 माइनस का x/2 इक्वल टू दे रखा है अपने पास 1, और y की वैल्यू जहां क्या दे रखा है? 10 दे रखा है, और x की वैल्यू पूछा है, फाइंड ऑफ x पूछा है। क्या करेंगे हम? देखो y जहां वहां क्या रख देंगे? 10, y की जगह 10, 10 में से 3 गया तो 7, 7/7 कितना आ गया? 1। ये आ गया देखो 10 माइनस का 3/7 माइनस x/2 बराबर 1। 10 में से 3 गया तो 7 आ गया, 7/7 यानी कि 1 माइनस x/2 इक्वल टू 1। अब ये 1 प्लस का इधर आगे माइनस का, तो माइनस का आएगा तो 0, तो माइनस x/2 इक्वल टू 0। 0 से कोई भी संख्या अगर गुणा में होती है तो क्या होती है? 0 बढ़ जाती है, यानी कि x बराबर आ गया 0। माइनस क्या है? इधर दोनों संख्या को माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस में हो गया, इधर 0, तो अपने पास देखो x का मान 0 मिलेगा। समीकरण नंबर 1 सही है, ओ सॉरी ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो है इसका थर्ड क्वेश्चन नंबर 4, वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है अपने पास? दी गई आकृति AQ BP AB तथा लंबवत है, यदि AO बराबर 10 सेंटीमीटर, BO बराबर 6 सेंटीमीटर तथा PB बराबर 9 सेंटीमीटर हो तो AQ की लंबाई क्या है? देखो क्या दे रखा है अपने पास? ऐसा एक डायग्राम दे रखा है।
यहाँ दे रखा अपने पास Q, यहाँ दे रखा है A, यहाँ दे रखा अपने पास O, यहाँ दे रखा अपने पास B और यहाँ दे रखा है। हाँ, इनकी लंबाई के बारे में देखो, इसने क्या दिया गया है कि AO बराबर 10, AO यहाँ से यहाँ तक कितना है 10। इसके अलावा BO बराबर 6, BO बराबर 6 दे रखा है। और दे रखा अपने पास क्या PB, PB का है भाई, PB बराबर दे रखा है 9। और पूछा क्या है AQ, ये पूछा है। तो देखो ये समरूप त्रिभुज वाले में से हो गया कि ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री हो गया, और ये क्या है दोनों समूह कोण तो ये बराबर हो गया, इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या है समरूप हो गए। समरूप हो गए तो हम क्या करेंगे, इसके भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर होता है, समरूप त्रिभुजों का भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर होता है, परिमेय 6.1 के अनुसार। याद क्या करना है ये AQ, तो AQ वाले को ऊपर रख लेते हैं, AQ अपॉन इसकी दूसरी भुजा कौन सी है अपॉन में ये वाली चलेगी लंबवत भुजा, तो कितना आ गया 9 इक्वल टू इधर कितना है बड़ी भुजा 10 और नीचे कितना है 6। देखो 6 3 2 से काटता हूँ, 3 दूनी की 6 और इधर 5 दूनी की 10, 3 एकम 3 3 3 9। AQ बराबर कितना आ गया, ये भाग में इधर आके गुणा में, और 5 गुणा 3 कितना होता है 15 सेंटीमीटर। तो अपने पास अगर AQ की जो लंबाई आई तो आगे कितना 15 सेंटीमीटर, वह ऑप्शन सही है। आगे बात समझ में कैसे किया हमने, ये समरूप त्रिभुजों वाला जो हमने परिमेय लगाई 6.1 क्या होती है परिमेय, वो कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, x प्लस का 4 और y प्लस का 5 a बिंदु है और b बिंदु है 6 माइनस का x और 3 माइनस का y हो तो मिलाने वाला रेखाखंड मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि देखो इसका जो 5th क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है अपने पास, a के जो कोऑर्डिनेट है x प्लस का 4 और y प्लस का 5, b के जो कोऑर्डिनेट है y माइनस का x, सॉरी 6 माइनस का x, 6 माइनस का x और 3 माइनस का y, ये अपने को गिवन। अब पूछा है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जब मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं इसका मतलब m1 m2 का रेशियो कितना हो गया 1:1 हो गया, भाई m का मान भी 1 हो गया और m2 का मान भी 1 हो गया। जब m1 और m2 का मान 1 होता है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 प्लस 2 अपॉन 2। देखो कैसे, यहाँ पर ये लाइन दे देते हैं, ये a पॉइंट दे देते हैं, ये b बिंदु दे देते हैं, यहाँ पॉइंट ले लेते हैं p। ये जो क्या है मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का मतलब हो गया 1:1 में। या तो आप इसे m1 m2 का वैल्यू रखें, m1 m1 की वैल्यू रखेंगे, या पर अपने को सीधा सीधा पता है कि जब m1 m2 की वैल्यू 1 1 रखते हैं तो हमारे पास x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2 लगाते हैं तो भी वही आंसर आता है। तो हम रख लेते हैं x1 की वैल्यू कितनी है x प्लस 4 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है अपने पास 6 माइनस का x अपॉन 2। ये किसकी वैल्यू है x1 की, ये y1 की, ये x2 की और ये y2। ये किसकी वैल्यू आ गई कैपिटल x की, यहाँ इसके जो कोऑर्डिनेट है वो कैपिटल x और कैपिटल y है भाई। यहाँ पर कैपिटल y इसको क्या आ जाएगा y प्लस का 5 प्लस 3 माइनस का y अपॉन, देखो यहाँ x प्लस का था x माइनस का था, दोनों कट गया, 6 और 4 10 होता है, ये लिख दिया 10/2। इधर देखो y से y कैंसिल आउट हो गया, 5 और 3 8 होता है, 8/2। 2 का भाग 10 में दिया 5 बार, 2 का भाग 8 में दिया 4 बार, यानी कि कैपिटल x का मान आ गया 5 और कैपिटल y का मान आ गया 4। तो इसके जो निर्देशांक आ गए वो कितना आ गया अपने पास 5 और 4। हाँ, कौन सा ऑप्शन है भाई, वह ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो, इसका 6th क्वेश्चन देखते हैं। साइन a बराबर 1/2 हो तो 2 साइन a कोसे का मान निकालिए। देखो ये तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। साइन a बराबर 1/2 हो तो 2 साइन a cos a का मान। देखो इस क्वेश्चन को हम 4-5 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि हमारे को ये पता है कि साइन a
में जो थीटा का मान 1/2 तो 2 दे रखा है, वो 30 डिग्री का होता है। यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते थे, साइन इनवर्स 1/2 बराबर ए, और यहाँ इसकी वैल्यू होती है कितनी, 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री बराबर ए का मान कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अगर हमारे को टेबल याद है तब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तब क्या हो जाएगा, यहाँ 2 इंटू साइन 30 कितनी होती है 1/2 इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और cos 30 की वैल्यू √3/2 अपने पास आंसर आ गया। अपने पास देखो आंसर √3/2, बी क्या है, ऑप्शन बी, ये आ गया आंसर अपने पास √3/2। एक तरीका तो सीधा सीधा ये है इसका मेथड। और दूसरा मेथड, अगर आपको ये मेथड टेबल आपको याद नहीं है तो फिर आप कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो आपको मैंने बताया था क्या, लाल बटे कक्के वाला, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा, और बताया था हमने कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कोई सा भी मेथड लगाओ उनमें से, जैसे कि हम लगाते हैं लाल बटा कक्का LALKKA, यानी कि साइन ए बराबर दे रखा अपने को क्या, लंब बटावा कर्ण, L/2 की वैल्यू दे रखा है, ठीक है। यानी कि ट्राइंगल है अपने पास ये, इसमें एक थीटा है, बी ए ले लेते हैं, सी ए ले लेते हैं, ए के सामने वाला लंब होता है, मतलब इसकी वैल्यू 1 है और कर्ण की वैल्यू 2 है। तो आधार कितना हो जाएगा, पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। यहां इसको 4 में से 1 गया तो 3, और स्क्वायर हटेगा तो √3 ए बी का मान कितना आ गया √3। क्या निकालना अपने को, 2 साइन ए, 2 इंटू साइन लंब बटे हुए कर्ण, इसकी वैल्यू तो 1/2 इंटू कोस है, कोस क्या होता है आधार बटे हुए कर्ण, आधार कितना है √3, कर्ण कितना आया था 2, 2 से 2 कट गया √3/2। आपको जो मेथड है आपको अच्छा लगता है, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्रिक में जो टेबल याद है तो सीधे सीधे टेबल से निकाल लो, और अगर आपको टेबल याद नहीं की है तो आप सीधे सीधे इससे भी निकाल लो, ठीक है। हाँ, इसके अलावा अपने पास एक जो क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन था 2 sin a cos a, ये सीधा सीधा एक मेथड ही होता है। वो कौन सा मेथड होता है, तो sin 2a cos a, यानी sin 2 sin a cos a फॉर्मूला होता है, वो होता है sin 2 थीटा का। अगर sin 2 थीटा का फॉर्मूला रखेंगे, देखो इसके सीधे इक्वल में क्या रख सकते हैं हम, sin 2 थीटा, sin 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी आई थी 30 डिग्री, और sin 2 गुना 30 कितना हो गया 60, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। एक मेथड सीधा सीधा ये हो, पर ये मेथड का अप्लाई करोगे जब आपको ये फॉर्मूला याद है, यानी कि अब आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको फॉर्मूला याद है देन आल्सो अप्लाई, अगर आपको वैल्यूज जो टेबल याद है तब आप ये अप्लाई करेंगे, और अगर आपको केवल लंब बटा कर्ण वाला फॉर्मूला आता है, वैसे निकालना आता है, तो ये अप्लाई करो। क्वेश्चन को कैसे भी सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स में, आंसर वही आता है, बस आपका जो मेथड है और कैलकुलेशन है वो सही होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दस मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10 √3 लंबी मीटर, तो मीटर लंबी हो, तो सूर्य का उत्तरांश कोण ज्ञात कीजिए, उत्तांश कोण ज्ञात कीजिए। देखो ऊंचाई दे रखी है और छाया मतलब आधार दे रखा है। सपोज करो आपके पास एक वृक्ष है, ठीक है। सपोज करो एक वृक्ष है, इसकी जो हाइट है, ये हाइट दे रखा अपने को कितना 10 मीटर। इसकी जो छाया है, छाया मतलब ये, इसकी हाइट दे रखा अपने को, उसकी जो लंबाई दे रखा है 10 √3। अब ये तो 90 डिग्री का कोण है, इन दोनों को मिला दिया। क्या पूछा, उत्तरांश कोण ज्ञात कीजिए, मतलब कोण निकालना है थीटा।
टेन थीटा यानी कि ये क्या है लंब, ये क्या है आधा, लंब बटे आधा किसमें होता है, टेन थीटा में होता है, यानी कि टेन थीटा बराबर 10 बटे हुए √3, 10√3, 10 से 10 कट गया, कितना आ गया 1 बटे √3। हाँ, टेन थीटा बराबर क्या आ गया यहाँ पर, टेन इनवर्स 1 बटे √3, और इसकी वैल्यू किसकी वैल्यू होती है टेन में, 30 डिग्री की, तो थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। अब क्या है कि 90% बच्चों को ये लाइन याद नहीं रहती है, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख दें कि थीटा बराबर 30 डिग्री। ये लो, अगर जिसको ये याद नहीं रहती है कि ये कैसे आता है, तो ऐसे टेन इनवर्स यहाँ है, ये फंक्शन में आ जाता है। और अगर आपको यहाँ नहीं याद रहता है कैसे आता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे सीधा निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लकी नहीं है क्या? नहीं है, वो उसके ना सिर में दर्द हो रहा है, ऐसे बोल रही है, ले देख ना मेरे हाथ में, मेरे सिर में दर्द हो रहा है ना, हो रहा है ना, ऐसे हाँ, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत। सपोज करो कि ये क्या अपने पास ये वृत्त है, इस वृत्त में कितनी, देखो यहाँ 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 जहाँ चाहो तहाँ तक खींच सकते हैं हम, तो इसका मतलब एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो क्या आ जाएगा आंसर, अनंत। इसमें आंसर ब ही निकलेगा, है ना। नवा क्वेश्चन देखो, वृत्त के चतुर्थांश के परिमाप क्या होता है। हाँ देखो, अच्छा क्वेश्चन है। वृत्त का है, उसका एक चतुर्थांश दे रखा, उसका परिमाप क्या होता है। देखो वृत्त क्या है, ये वृत्त लगाते हैं, इसका चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा, ये इसका परिमाप क्या होगा। तो देखो पहले तो हम इस कर्व की लंबाई निकाल लेते हैं, तो कर्व क्या हो जाएगा अपने पास, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये वाली आर और ये वाली आर, आर स्क्वायर क्यों, आर प्लस आर नहीं होगी भाई, ये वाली आर और ये वाला परिमाप का मतलब क्या होता है, टोटल लंबाई। अगर ये कट के अलग हो जाता है, सपोज करो ये ऐसा दिखेगा कुछ, अब इसका परिमाप तो ये लंबाई और ये भी तो होगी, ये इसमें ऐड कर लेते हैं, कर लो। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जब चतुर्थांश दे रखा मतलब 90 डिग्री हो जाएंगी भाई। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, चौथा हिस्सा, तो 90 को इससे काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 4 बार में, तो 1/4 गुना 2 पाई आर और प्लस आर प्लस आर। ठीक है, यहां से देखो ये 2 टाइम में कैंसिल आउट हो गया, यानी कि आ गया पाई आर बटे 2 प्लस का 2r, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम 2 आ गया। यहाँ बचा पाई आर प्लस 4r। हाँ, कौन से ऑप्शन में है पाई आर प्लस 4r, पाई आर प्लस, हाँ द ऑप्शन सही है इसका। दूसरा मार्कर कहाँ गया अपना, मेरे पास मार्कर, ये रहा। इसके बाद देखो इसमें कितना, 10वां देखो, दसवां क्वेश्चन क्या दे रखा हमारे पास, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ, ये थोड़ी है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का परिधि होगी, परिधि में मतलब सर्कमफेरेंस। देखो क्या दे रखा अपने पास 10वां क्वेश्चन जो दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, और अपने को क्या पूछा है, उसके परिधि पूछी है, सर्कमफेरेंस। देखो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r होता है, 2 पाई r बराबर, अब देखो 2 का 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r का मान कितना है 3.5। अब देखो 2 से इसको कैंसिल, 7 से कैंसिल आउट किया, 7 पंजे 35 मतलब 0.5, और 0.5 को 2 से गुणा करेंगे तो ये तो 10 हो गया, और 10 के 1 0 छोड़ दिए तो ये तो 1 आ गया, और 1 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। अब देखो किसी को ये समझ में नहीं आया मैंने कैसे काटा है, तो दोबारा देख लो। यहाँ मैंने क्या कर दिया, 2 गुणा 22/7 गुणा यहाँ पर 35 था,
इसको मैंने काट दिया तो 0.5 बार घटा, 0.5 को 2 से गुणा किया, 5 दूनी की 10, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया, तो इसका मतलब कितना बढ़ गया 1। और 1 से तो किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, इसका मतलब आ जाएगा 22। ये लिखा हमने 22 सेंटीमीटर। इसके बाद में देखो 11वां, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन की भुजा याद कीजिए। घन जो होता है वो क्या होता है, कैसा होता है? मामा सकुनी वाले पासा, ये घन है एक प्रकार जिसकी L इंटू बी इंटू L बी और H तीनों क्या होती हैं, बराबर होती है। और इसका जब तीनों बराबर होती है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है 6L स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर। हाँ, कितना दे रखा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, दे रखा है 486। देखो 400 कितना दे रखा है 86। देखो 6 से काटा 6 कम 6, इधर देखो 6 6 36 6 7 42 6 8 48, फिर 6 कम 6 81 आ गया। L स्क्वायर बराबर कितना आ गया 81। स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा अंडरूट, यानी कि L बराबर आ गया अंडरूट 81। और अंडरूट 81 किसका होता है 9 का, तो L बराबर आ गया 9। 9 नानी कैसे, ठीक है। प्लस माइनस 9 आता है, लेकिन नेगेटिव में कभी डिस्टेंस नहीं होती है, इस वजह से हम क्या लेते हैं पॉजिटिव 9 लेते हैं। आगे देखते हैं। बारहवां देखो, 12 क्वेश्चन दे रखा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या है। अब देखो पासे को भेजने पर टोटल परिणामी संख्या 1 2 3 4 5 और 6 ये होंगी। अब अभाज्य संख्या पूछा है तो 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है और 5 एक अभाज्य संख्या है। अब बच्चे लोग क्या करते हैं, एक को भी काउंट कर लेते हैं भाज्य, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। ये विषम संख्या होती है तब हम एक को काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ विषम संख्या नहीं है, अभाज्य दे रखा है। क्या होती है भाज्य संख्या? वह संख्या जिसमें एक और स्वयं उसी संख्या के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर क्या बच गया, 2 है 3 है और 5 है, तो ये तो क्या है कुल परिणामों की संख्या, और ये क्या है अनुकूल परिणामों की संख्या। प्रोबेबिलिटी ऑफ अभाज्य पूछा अपने पास, प्राइम नंबर क्या होता है, ए ले लेते हैं, चलो क्या होगा अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 3, कुल परिणाम कितने हैं 6, 1/2, इसका मान है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। 8वां क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है और उनका महत्तम समापवर्त्य 30 दे रखा है, तो लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अधिकांश क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि महत्तम समापवर्त्य क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है, क्योंकि हम जब भी पढ़ाते हैं HCF, LCM, HCF और LCM का ही नाम लेते रहते हैं, तो बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि महत्तम समापवर्त्य किसे बोलते हैं। तो महत्तम समापवर्त्य का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF, और लघुत्तम समापवर्त्य का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब LCM। तो यहाँ पर दे रखा है, तो हमारे जो चैप्टर नंबर 1 था उसमें फॉर्मूला था HCF इंटू LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं संख्याओं का गुणा बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM, ठीक है। हाँ देखो दोनों संख्याओं का गुणा कितना दे रखा है 1080 दे रखा है, बराबर HCF की वैल्यू दे रखा है अपने पास कितना 30, और LCM पूछा है। ये देखो 30 यहाँ गुणा में इधर आगे जाएगा भाग में, तो भाग में देखो 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 3 9, 1 बच गया 6 3 18, यानी कि LCM कितना आ गया 36। सही ऑप्शन सही है। हाँ इसके बाद देखो अपने पास 14वां क्वेश्चन देखो,
द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के शून्यांक क्या है? तो वो क्या दे रखा है? x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज बराबर 0 के शून्यांक क्या है? तो देखो इसमें दो तरीके से कर सकते हैं इसे। वैसे तो 3-4 तरीके हैं। पहला तरीका देखो, पहला सबसे जो शॉर्ट तरीका है वो क्या होता है, यहां पर ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सोल्व करो। सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ऑप्शनल से सोल्व करो। कैसे? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आता है? शून्यांकों का योग आता है। अपने को पता है कि वो क्या होती है? माइनस का b अपॉन a होता है, ये पता है। अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c अपॉन a होता है, ये अपने को पता है। या तो ऑप्शनल से ऐसे, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए अपने पास? 6 आनी चाहिए, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और a की वैल्यू 1 है, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो अपने पास c अपॉन a मतलब 8 आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। अब या तो ये है कि इसमें कौन से ऑप्शन में देखो उन दोनों को जोड़ने पर तो 6 आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए 8। ऑप्शनल में से चेक करेंगे। तो ऑप्शन का अपने पास कौन सा क्वेश्चन था? ये तो देखो एवरी ऑप्शन दोनों में दोनों प्लस है, यानी जोड़ने पर तो 6 आ रहा, गुणा करने पर 8 आ रहा। एक तो सीधा सीधा ऐसे निकालो ऑप्शनल से इसको समझो। ए आने यानी आप क्या कर सकते हो, आपको एक फॉर्मूला याद है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग, यानी x और प्लस का अल्फा बीटा बराबर 0। ये क्या वजह शून्यांक अपने पास दे रखा होता है तो द्विघात समीकरण इससे निकाल लेते हैं। तो रख के देख लो कि आ जाए, इसमें रख के देख लो कि ये समीकरण आ जाए। ये भी मेथड है। थर्ड मेथड देखो इसका, थर्ड मेथड में क्या करेंगे, इनके फैक्टर कर लेंगे कि जोड़ने पर तो क्या आ जाए 6 आ जाए, और गुणा करने पर कितना आ जाए 8। तो देखो माइनस का 2 और माइनस के 4 है। अब क्या करते थे, अगर गुणनखंड निकालने होते थे तो a के अपोजिट साइन से, a का मान कितना 1, इसका अपोजिट साइन माइनस का 1, माइनस का 1 से भाग दे देंगे, आंसर आगे देखो 2 और 4। ये तो कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी नहीं आता है तो आपको आप सिद्धाचार्य मेथड लगा सकते हो, माइनस का b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, वो वाला लगा के भी इसका आंसर निकाल सकते हो। तो आप खुद ये घर से मेथड लगाओगे, माइनस का b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये मेथड आप खुद लगाओगे घर से और सॉल्व करोगे कि इसका आंसर 2 और 4 ही आ जाए। ठीक है, ऐसे तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड ही होता है पूर्ण वर्ग विधि, पर आपके सिलेबस में है नहीं तो वो वहां तक नहीं जाती। हाँ, ये कब लगाते हैं जब ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं होते हैं तो हम जैसे हमारे फैक्टर करते हैं वैसे कर लो, या फिर अगर वो किसी विधि का नाम देता है तब इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। 3x प्लस का 2y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म क्या दे रखा है? 3x प्लस का 2y बराबर का 11, इसको संतुष्ट करने वाला समीकरण। तो देखो अपने पास ऐसे क्वेश्चनों में टाइम बर्बाद नहीं करना है, इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट ऑप्शनल से, अगर ऑप्शनल वाला क्वेश्चन आता है तो सीधा ऑप्शनल से सोल्व करो। क्वेश्चन क्या दे रखा है, जिसमें x पहला ऑप्शन दे रखा है क्या, यहाँ पहले लिख लेते हैं 1 और 4, सेकंड दे रखा अपने को 2 और 4 3, और थर्ड दे रखा है अपने को 3 और 5, और 6 दे रखा, फोर्थ दे रखा है इसका 1 और 3, यानी कि x की वैल्यू 1 रखते हैं, x की वैल्यू 1 रखूंगा और y की वैल्यू कितनी रखूंगा 4। तो 3 और 4 4 दूनी 8, 3 और 8 कितना होता है 11। भाई यहाँ x की वैल्यू कितना 1 रखा तो 3 इंटू 1 प्लस y की वैल्यू 4 रखा तो 8 इक्वल्स टू 8 और 3 कितना हो गया 11। इसका मतलब ऑप्शन सही, फर्स्ट सही है। बस आगे और निकाल के देख लेते एक बार, देखिए अब 11 नहीं आएगा, देखते हैं। देखिए 3 गुना 2 प्लस 2 गुना 3, 3 दूनी की 6 प्लस 3 दूनी की 6, 6 और 6 तो कितना होता है, इसका मतलब नहीं आएगा। 3 रखे देंगे, 3 तिया 9 प्लस 5 3 5 दूनी की 10, 10 और 9 18, 11 तो नहीं आया, मतलब इक्वल नहीं है। 1 और 3 रख के देखते हैं, 1 यानी कि 1 प्लस 3 दूनी की 6, 6 और 1 7, 11 तो नहीं आया। इसका मतलब अपने पास फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया। तो यहाँ पर सीधा सीधा तरीका देखो, 10 8 19 होता है, तो सबका अपने पास क्या है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखते क्या आ जाएगा, सीधा सीधा अपने पास ऑप्शन सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। यानी कि तब आपको ये पकड़ना ही नहीं है कि मैं क्या रखूं कैसे रखूं। अगर इसमें एक वैल्यू गिवन होती तो इस समीकरण में रख लेते, और दोनों के समीकरण नहीं दे रखा तो हम डायरेक्ट ऑप्शनल से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 16। त्रिभुज ए बी सी समरूप दे रखा है त्रिभुज डी ई एफ के। यदि कोण ए बराबर 40 दे रखा है, कोण ई बराबर 80 दे रखा है, तो कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। हाँ देखो, अब क्या दे रखा है कि दो त्रिभुज दे रखे हैं, दोनों समरूप दे रखे हैं और समरूप दे रखे हैं, और कोण ए बराबर दे रखा है 40, ई बराबर दे रखा है 80, तो सी बराबर कुछ है। यानी कि जब दो त्रिभुज समरूप है, इसका मतलब उनके कोणों का मान भी क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर देखो ई जो है वो बी की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। ई का मान जो दे रखा है वो किस कोण के बराबर हो जाएगा, कोण बी के मान के बराबर हो जाएगा। जब कोण बी के बराबर हो गया मतलब कोण एक त्रिभुज बन गया अपने पास, इसमें ए बी और सी है। कोण बी बराबर क्या है, कोण ई है। अब अपने पास दो त्रिभुज तो दे रखे हैं, दो कोण तो दे रखे हैं, कौन कौन से, ए दे रखा है और डी दे रखा है, और क्या पूछ लिया, सी पूछ लिया। तो ये हम जानते क्या है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि 80 क्या दे रखा है यहाँ 40, 80 प्लस 40 प्लस सी बराबर 180। देखो 80 से 80 कैंसिल आउट और 100 बच गया, 100 में से 40 गया तो 60 बच गया। कोण सी बराबर आ गया 60 डिग्री। तो सीधा सीधा आंसर आ गया अपने पास 60 डिग्री, ऑप्शन ब में सही। हाँ वैसे बकरी वैसे भालू, वैसे भालू नहीं होता, वैसे भालू होता है। हमने तो वैसे बकरी बोला। अच्छा बकरी बोला क्या। अब जैसे सारे दिन पटर पटर करते रहते हो है? आगे देखो, अब 12वां क्वेश्चन देखो, ओ सॉरी 12वां के 17वां क्वेश्चन। एक पहाड़ी का जो ढलान है क्षैतिज से 60 डिग्री कोण पर बनता है, शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चढ़ना पड़ता है, तो मीटर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो 60 डिग्री दे रखा है, उसकी ढलान दे रखी है अपने पास 500 मीटर, और क्या पूछा अपने को, पहाड़ की ऊंचाई पूछी है। यानी कि अब की बार तो अपने पास 60 डिग्री, 60 किसकी वैल्यू होती है, 10 60 में किसकी वैल्यू होती है, पर यहाँ 10 क्यों लगाएंगे, इसने क्या दे रखा है, ढलान, यानी कि कर्ण की लंबाई दे रखी है। सपोज करो एक पहाड़ी है, ये उसकी ढलान है। क्या बोला है, कैसे एक पहाड़ी जो 60 डिग्री पर झुकी हुई है, ये लो 60 डिग्री पर झुकी हुई है भाई, शिखर से पहुंचने में 80 मीटर चढ़ना पड़ता है, कितना 500 मीटर, सॉरी 500 मीटर ये दे रखा है, ऊंचाई ज्ञात की ना, ये निकालना है। तो देखो लंबटाकान तो साइन में होता है, लंबटाकान तो किसमें होता है, और साइन 60 वैल्यू तो √3/2 होता है, तो रख देते हैं साइन 60 डिग्री बराबर h/500, ये होगी। इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, √3/2 ये होती है, √3/2 बराबर h/500। ये 500 डिवाइडेशन में इधर आके मल्टीप्लाई में, तो इससे काट दूंगा तो 250, 500 का आधा 250, तो 250 √3 आ गया, h बराबर आ गया 250 √3 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, स ऑप्शन सही। आगे बात समझ। तो यहाँ से अपने वाले ऑप्शन वाले क्वेश्चन हो गए पूरे। अब निकालते हैं कौन से वाले क्वेश्चन, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, खाली स्थान। और बचा गया क्या, लास्ट और कौन सा रह गया, अच्छा 50 मीटर वाला हो गया क्या, और ये 50 आंसर भी जैसे वैसे सेम है। हाँ देखो कौन सा है, 8वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन देखो। 50 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शिखर के किसी नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो नाव के स्तंभ से दूरी क्या होगी। क्या पूछा है, 50 मीटर ऊंचे एक प्रकाश के स्तंभ, ये लो वही सेम वैसा क्वेश्चन बना लेते हैं। ये 50 मीटर दे रखा है, और दे रखा है अपने पास एक प्रकाश स्तंभ के शिखर के किसी नाव के अवनमन कोण 60 डिग्री पर है। ये लो ये मान लेते हैं कि कितनी डिग्री पे है, 60 डिग्री पर है। तो क्या हो जाएगा, पहाड़ 60 डिग्री पर है, तो स्तंभ की ऊंचाई दूरी क्या करना था, नाव के बीच की दूरी, ये निकालना है x डिस्टेंस। तो लंब बटे हुए आधार किसमें होता है, 10 में, और 10 60 वैल्यू तो √3 होता है, तो √3 कितना आ जाएगा 50, तो सॉरी यहाँ लिख लेते हैं 10 60 डिग्री बराबर 50/x, और यहाँ से ये इधर आ जाएगा, ये इधर में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास 50/√3 बराबर x। आगे बात समझ में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन हो गए अपने सॉल्व। हाँ अब देखते हैं रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। खत्म हो गया क्या?
देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जिसके रिक्त स्थान है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या दे रखा है, यदि प्रेक्षण x1 x2 x3 और डॉट 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 xn के बारंबारताएं हैं क्रमशः f1 f2 f3 डॉट 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 fn हो तो समांतर माध्य क्या होगा। तो देखो समांतर माध्य का फॉर्मूला बताया था हमने, x बार पे क्या होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। हम क्या बोलते हैं सिग्मा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है समेशन होता है, समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा अपने पास fi आ जाएगा। अब ऊपर में fi के साथ और xi के साथ i नहीं दे रखा है f और i के साथ, इसका मतलब नीचे भी हम i नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट सिग्मा f लिख देंगे। हाँ इसका सेकंड देखो, बिंदुओं के जोड़ने पर रेखाखंड की लंबाई होगी। हाँ बिंदु दे रखे हैं अपने पास, a बराबर दे रखा है 3 - 2 और b बराबर दे रखा अपने पास 4 और 5। डायरेक्ट हम देखेंगे अब कैसे जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई, यानी कि लंबाई क्या हो जाएगी ab बराबर अपने पास फॉर्मूला क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हाँ x2 कितना अपने पास 4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5 - 2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और √। 4 में से 3 गया तो 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 5 और 2 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 और 1 50 और 25 दूना 50 होता है, मतलब 5 और √2 क्या आ गया, इसकी क्या होगी दूरी आ गई। अगला क्वेश्चन दे रखा है थर्ड, tan 30 और tan 60 का मान होगा। देखो क्या पूछा है tan 30 डॉट tan 60 का मान। हम क्या जानते हैं tan 30 का मान कितना होता है 1/1√3 और गुणा tan 60 का मान कितना है 1√3, दोनों कट गया क्या आ गया 1। और देखो किसी घन का क्षेत्रफल और उसका आयतन, घन का क्षेत्रफल व आयतन समान है तो भुजा की लंबाई क्या होगी। ये तो बहुत इजी दे रखा है। घन का क्षेत्रफल क्या होता है देखो अपने पास 6 भुजा स्क्वायर, क्या होता है 6 भुजा स्क्वायर, और आयतन क्या होता है l स्क्वायर l क्यूब होता है। क्या बोल रखा है वो दोनों बराबर है। l स्क्वायर से कितनी बार कट गया, ये कट गया l बच गया, यानी कि l बराबर क्या आ गया 6, यानी कि भुजा कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर तो नहीं दे रखा, नहीं तो 6 आ गई, 6 इकाई आ गई बस। आगे आते समझ में, जहां तक दिए तो इजी हो गए। आप देखते हैं इसका पांचवा क्वेश्चन। हाँ देखो पांचवा क्वेश्चन जो है वो क्या दे रखा है अपने पास, समांतर माध्य दे रखा है और x का मान पूछा है। अपने पास वैल्यू दे रखी है 5 + 7 + 9 + x बटे हुए कितनी संख्या है 1 2 3 4 बराबर कितना दे रखा है 9। क्यों लगाए हमने, क्योंकि समांतर माध्य का पर हमारे पास अगर क्या बंटन नहीं दे रखा होता तो हम क्या लगाते हैं राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, जो औसत मान होता है वही तो माध्य होता है समांतर माध्य। तो यहाँ पर राशियों का योग मतलब 5 + 7 + 9 + x अपॉन कितनी संख्या है 1 2 3 और 4 अपॉन 4 और इक्वल कितना था 9 दे रखा। ये चार यहाँ क्या है भाग में, इधर किसमें आएगा गुणा में। देखो अब इनको जोड़ते हैं 9 और 7 कितना हो गया 16 और 5 क्या हो गया 21 प्लस x बराबर ये 9 1 9 9 18 9 27 9 4 36। ये प्लस का था 21 इधर आके 36 में से जब 21 माइनस करते हैं तो कितना बचता है 15, तो x का मान कितना आ गया 15। ठीक है, इसके बाद में दे रखा है समांतर श्रेणी 10 8 6 4 का 7वां पद होगा। क्या दे रखा है 10 8 6 4 का 7वां पद पूछा। देखो एक या तो हम a + 6d लगा के निकाल लेते हैं, या तो क्या कर लेते हैं a + 6d लगा के निकाल लेते हैं। देखो a का मान कितना दे रखा है 10, d का मान कितना दे रखा है -2, सेकंड पद माइनस फर्स्ट टर्म a2 - a1, तो 8 में से 10 गया तो माइनस कर दो। n की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, यानी कि हमारे पास a + 6d निकालना है। क्या हो जाएगा अपने पास a की वैल्यू 10 + 6 × d की वैल्यू -2, 10 - 6 दूनी की 12 और 12 में से 2 10 गया तो माइनस कर दो। तो आंसर आ गया अपने पास A7 बराबर क्या पूछा था A7 पूछा था
A7 बराबर क्या आ गया माइनस। ठीक है, यहां तक अपने पास रिक्तिस्थान वाले क्वेश्चन भी हो गए। हाँ, कुछ क्वेश्चन सोल्व करवा देते हैं। एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर दे रखा है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दे रखा है। देखो, इसको ज्ञात करने का सबसे इजी सरल तरीका है। दो तरीके बताएंगे हम, दोनों में से आपको जो इजी लगे या तो याद रख लेना या फिर हम डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके चाप की लंबाई दे रखी है 10, यानी कि अपने को क्या दे रखा है, चाप की लंबाई कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या r बराबर कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अगर आपको याद हो तो ठीक है फॉर्मूला, अगर याद नहीं है फॉर्मूला तो हम कैसे निकालेंगे। देखो क्या निकालना, अपने को क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र क्या होता है, थीटा बटे में 360 इंटू 2 पाई r। इसका मान कितना दे रखा है 10, समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा हमारे को निकालना क्या है, थीटा बटे में 360 इंटू पाई r स्क्वायर, ये निकालना है। तो देखो इसमें क्या रखते हैं, थीटा बटे में 360 इंटू पाई r, यहां से 2 गुणा में इधर किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो भाग में हो जाएगा तो देखो भाग इससे में काट दो, 5 बार कट जाएगा। अब ये किसकी वैल्यू आ गई, थीटा बटे 360 इंटू पाई r की वैल्यू आ गई। यहाँ थीटा बटा 360 इंटू पाई, इस पाई r को मैं से लिख दूं पाई r इंटू r। अब देखो इतने तक की वैल्यू कितनी आई थी, इतने तक की वैल्यू कितनी आई 5 इंटू r की वैल्यू कितनी दे रखा है, कितना आ गया 10। आगे बात समझ में। तो या फिर आपके पास एक फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू एल, कैपिटल एल का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ चाप, चाप की जो कर्व है लेंथ ऑफ कर्व यानी कि चाप की लंबाई इनटू त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है r। अब देखो 1/2 गुना इसकी वैल्यू कितनी थी 10 गुना r की वैल्यू कितनी है अपने पास 6, कितनी बार कट गया 5 बार, 6 5 30। या हम आंसर निकाल सकते हैं ये 6 5 30 ऐसे। आपके पास अगर ये याद हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। भाई अपने पास सीधा अगर क्या दे किसी कर्व की लंबाई दे रखा हो, त्रिज्याखंड का लंबाई दे रखा हो और क्या पूछा हो, उसका क्षेत्रफल पूछा हो, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं हो तो हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि फॉर्मूला बन के तो इन्हीं से आया ना कि भाई यहाँ से थीटा बटे 360 इंटू पाई r आया कहाँ से है, ये लंबाई तो है क्या, ये लंबाई तो है, तो ये लंबाई रख दिया इंटू r, ये रख दिया। इसने यहाँ 2 का भाग दिया तो हमने यहाँ ऑलरेडी पहले 2 का भाग दे दिया था, ये तो किया हमने। और किया क्या, बस इसे फॉर्मूले के बेस में रख दिया और यहाँ फॉर्मूले को ही हमने यहाँ सोल्व किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने पास प्रायिकता ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। देखो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 0.05 है तो पी ऑफ ई डैश की वैल्यू यानी कि ई नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो पी ऑफ ई का मान ये दे रखा है, पी ऑफ ई डैश का मान पूछा है, क्या होगा। तो कैसे निकालते हैं, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश का मान कितना होता है 1 होता है। इसकी वैल्यू दे रखा है 0.05 प्लस इसकी वैल्यू पूछा है, ये प्लस की इधर किस में जाएगी माइनस की। तो पी ऑफ ई डैश इक्वल टू 1 माइनस 0.05। और 1 को ऐसे 0.05 माइनस करते हैं तो कितना आता है 0.95। किसकी वैल्यू आ गई, ये पी ऑफ ई की वैल्यू। किसी को ये एक में से घटाना नहीं आया तो वैसे घटा सकता है 1.00, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 5 के नीचे 5। यहाँ से 1 कैरी देगा, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 1 कैरी इधर देगा, यहाँ पर 10 हो गया और यहाँ 9 बच गया। 10 में से 5 गया तो 5 और 9 में से 0 गया तो 9, पॉइंट का पॉइंट एक इधर दे दिया था मतलब 0। तो आंसर आता है अपने पास 0.95। ठीक। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 48 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या की लंबाई क्या है। देखो
यहाँ पर देखो, या तो आपको अर्धगोले का अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हो, दे रखा हो, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है? 3 पाई आर स्क्वायर होता है। इसको कितना बन गया? 48 पाई। हाँ, ये कैसे आया है 3 पाई आर स्क्वायर? देखो गोला कैसे होता है? ऐसा। अब इसको मैं बीच में से काट दूं, ये काट दिया, अर्धगोला बन गया। लेकिन ये अर्धगोला जैसे मैं इसको काटा, वृत्त तो है नहीं, ये तो गोला है, मतलब काटने के ऊपर भी कौन सी सर्किल बनेगी? एक गोलाकार भाग बन जाएगा ऐसा। तो ऐसा जब भी होगा, इसका मतलब ये क्या है? अर्धगोला, कटोरी के टाइप का ये हो जाएगा। इसका मतलब देखो, यहां तक का क्षेत्रफल जो था वो तो क्या था? देखो पूरा कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 2 का भाग दिया यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर बच गया। ये क्या हो गया? अर्धगोला बच गया। लेकिन अपने पास जो ऊपर की जो अपने पास ये तो बचा, और ये क्या होता है? वृत्त। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू यहां रखी हमने, ये होता है। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। ये देखो 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 6 18, यानी कि आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 16। और स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लगेगा, यानी कि आर का मान कितना हो गया? 4 चौक 16, 4 का अंडर रूट होता है, आर बराबर कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। आगे की बात समझ। हमने या तो ये याद रख लो 3 पाई आर स्क्वायर, या अपने को पता होना चाहिए कि कैसे बढ़ के आया ये। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा अपने पास, एक बेलन और शंकु के आधार की ऊंचाइयां, आधार तथा उसकी ऊंचाई बराबर दे रखा है, और उनके आयतनों का अनुपात क्या कीजिए। उनके आयतनों का अनुपात पूछा, मतलब ये तो हो गया 3 अनुपात 1 हो गया सीधे सीधे। हाँ, कैसे हो जाएगा देखो। फोर्थ क्वेश्चन इसका क्या दे रखा? बेलन तथा शंकु का आधार का आयतन, आधार तथा ऊंचाई समान दे रखी है, तो आयतन पूछा। देखो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, अनुपात दे रखा है किसका? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल आउट हो गया। यहाँ कितना बचा? 1। इधर कितना बचा? 1/3। ये क्या है? भाग में इधर आके हो जाएगा गुणा। या फिर क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं? 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर तो 3 आ गया, इधर 3 से मल्टीप्लाई करते थे, कट जाएगा, क्या बचेगा? 1। तो क्या आ गया? अनुपात 3 अनुपात 3। ठीक है। पांचवा देखो, 6, 11, 21, 23 और 14, 5 का माध्य ज्ञात कीजिए। अभी तो ऐसा क्वेश्चन किया था। क्या होगा? राशियों योग बेटा, राशियों की संख्या, राशियों का योग मतलब 6 प्लस का 11 प्लस का 21 प्लस का 23 प्लस का 14 प्लस का 5 अपॉन टोटल कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 और 6, ये 6। आगे बात समझ। अब निकाल लेते हैं, सबको जोड़ देते हैं। देखो जोड़ते हैं कैसे, कैसे जोड़ेंगे? जोड़ो देखो, यहाँ है इसके साथ और कोई संख्या है क्या? 6 देखो, ये 6 और 14 कितनी हो जाएंगी? 20। ये कट गया, 20 हो गया। 20 और 5 कितना हो गया? 25 यहाँ से देखो, ये 3 ले लो और यहाँ से ले लो 4, यहाँ से ले लो 5, तो 25 और 5 कितना हो गया? 30 हो गया। 30 और ये 20 50 और इसका 20 70 और 10 80, तो ये ऊपर तो कितना आ गया? 80/6। अब 6 का भाग दे देंगे इसमें, 6 एकम 6, 2 बच गया, 6 दूनी की 12, 6 3 18, फिर 2 बच गया, 6 3 18, फिर 2 बच गया, 6 3 18, ऐसे 2 6 तक जाते जाएगा। ये क्या है? 2 जाला ही जा रहा है, इसका मतलब क्या? लगभग कितना आंसर आ गया? 13.3। ठीक है। आगे देखो, इसका अगला क्वेश्चन दे रखा है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, इसका जो 6th क्वेश्चन है वो अच्छा है। सिक्स क्वेश्चन जो दे रखा है, हाँ, ये 6th क्वेश्चन में कंफ्यूज अगर तुम हो रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने इस टेबल को इसमें जैसा है वैसा का वैसा बना दिया। इसमें दे रखा है x की वैल्यू, फिर दे रखा है f की वैल्यू और फिर दे रखा है c की वैल्यू। हाँ देखो, ये दे रखा अपने पास 10 15 20 25 और 30। यहाँ इसकी वैल्यू दे रखी है अपने पास f की 2 5 2 5 फिर 3 और 2। यहाँ वैल्यू कैसे निकालेंगे? 2 7 10 13 15। हाँ देखो, इससे ये कैसे निकालते थे? 2 का 2 ले लेते थे, फिर क्या करते थे? 5 और 2 7, फिर
5 और 2 और 5 और p कितना, ये आती थी 10। भी आता है ना। देखो दोबारा प्लस करते हैं, 2 का 2 लिखते थे, फिर क्या करते थे, इस 2 में 5 को जोड़ देते थे तो 7 आ गया था, फिर 7 में p जोड़ देते थे, कितना आता था, ये वैल्यू आती थी। तो क्या 7p नहीं आता था, 7 प्लस p आता है। हाँ तो ये तो आता है, यानी कि 7 प्लस p की वैल्यू दे रखी है उसने, कितना 10 दे रखी है। यहाँ प्लस है 7, इधर किसमें हो जाएगा, तो p बराबर 10 माइनस कितना 7, तो p बराबर कितना आ गया, तो p की वैल्यू तो पूछी है उसने, p का मान क्या होगा, बस। तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी आपको, बस डायरेक्ट यहाँ देख लेते क्वेश्चन में दे रखा है, तो मतलब p प्लस 7 इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 को माइनस कर देंगे, वैल्यू बच जाएगी अपने पास, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन देखो 7वां। यदि एक पासा एक बार फेंका जाता है तो 2 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता क्या थी। 2 से छोटी संख्या कितनी है, 1 है, और कुल कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6, तो 1/6। अनुकूल परिणामों की संख्या, प्रतिकूल परिणामों की संख्या। 8वां देखो, एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 90 50 और 30 दे रखी है, बक्से की बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ देखो, अगर इनकी लंबाई अलग है, इसका मतलब एक इस प्रकार की है, घनाभ क्या आकार की है, और घनाभ क्या होता है, घनाभ का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, क्या होता है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये होता है, रख लेते हैं। 2 इंटू लंबाई कितनी दे रखी है, 90, इंटू चौड़ाई कितनी दे रखी है 50, प्लस 50 इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है 30, प्लस 30 इंटू 90 दे रखा है सब, रख लेंगे। 2 इंटू देखो 9 पंजे 45, 45 हो गया, प्लस 5 3 15 डबल 0, प्लस 9 तिया 27 27 डबल 0। देखो 2 का 2 गुना, सब में देखो डबल 0 तो है, तो मतलब डबल 0 तो ये आ गया। तोड़ते हैं, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 की 7 हासिल की 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 4 8, क्या आ गया, इसको 2 से गुणा कर लेते हैं, क्या आ गया, 2 से गुणा करेंगे तो लास्ट तो 2 0, 7 और 14 की 4 हासिल की 1, 8 और 16 और 1 17। आगे बात समझ ली, और क्या पूछा है, सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे प्रथम 5 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखो समांतर माध्य विषम संख्या होगा, अगर ये आपको पहले आपने पहली वाली क्लास देखी है तो उस क्लास नंबर 3 में, क्लास नंबर जो पहले की 3 तक मॉडल पेपर 1 में, उसमें मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था और वहां लिखवाया था मैंने कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है, और माध्य क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी कि n स्क्वायर अपॉन n ये माध्य हो जाएगा विषम संख्या होगा, जितनी पूछेगी इसका कट जाएगा, क्या बचेगा n से n स्क्वायर काट दिया, बचा n। अब कितनी संख्या के लिए पूछा है, 5 के लिए, तो n की वैल्यू कितनी है 5, तो आंसर आ गया, माध्य भी कितना आ गया 5। अगर n से समझ में नहीं आया तो आप कैसे कर सकते थे, ऐसे भाई n स्क्वायर बराबर कितना हो गया 5 का स्क्वायर बराबर 25, कितनी संख्या है 5 है, n की वैल्यू 5 का भाग देती है 25, ये ऐसे भी निकाल सकते थे आप, माध्य बराबर, तो माध्य कितना आ गया अपने पास, ठीक है। अब देखो, अच्छी प्रकार से पीटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस पत्ते की दहला होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो 52 पत्ते होते हैं, समूह कितने होते हैं टोटल 4, कौन कौन से, एक तो पान, एक ईंट, एक चिड़ी और एक हुकुम, तो 5 होते हैं, और सॉरी 4 समूह होते हैं। अब चारों में देला होंगी, तो टोटल कितनी देला 4, कुल कितने पत्ते 52,
यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? कुल परिणाम अनुकूल कितना हो गया? अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 4। और कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 52। सूत्र क्या होता है प्रायिकता का? अनुकूल परिणामों की संख्या कौन? 1/13। 10 क्या है? दहला। 10 का मतलब यहाँ मैंने दहला लिखा है कि प्रायिकता ऑफ दहला, प्रायिकता दहला आने की प्रायिकता। ठीक है, तो कितना आ गया आंसर? 1/13। 11वां क्वेश्चन देखो। एक घन की भुजा 13 सेंटीमीटर है तो आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब एल क्यूब होता है। 13 गुणा 13 गुणा 13 कितना हो जाएगा? देखो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 169 इंटू 13 से फिर मल्टीप्लाई करते हैं। अब बोलो देखे 13 का पार्ट 9 बार बोलो। अरे नहीं आता है तो ऐसे कर लिया। अरे बस अगर नहीं आता हो किसी को तो वैसे कर ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27 का 7 हासिल का 2, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 और 2 20, 20 का 0 हासिल का 2, 3 एकम 3 और 2 5। फिर एक को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते तो उसकी वो संख्या ही आती है। 7 का 7, 9 का 9, 6 और 5 11 की 1 हासिल का 1, 1 और 1 2, 21 97। कितना आ गया? 21 97। आराम से, कोई गलती नहीं करना है। जैसा हो नहीं आता है इसे करके देख लो। सेंटीमीटर में दे रखा था, सेंटीमीटर और क्यूब क्यों आ गया अपने पास? क्योंकि क्या पूछा अपने को? आयतन पूछा, और आयतन क्या होता है? क्यूब में आता है। ठीक है, हाँ। इसके बाद में देखो समांतर माध्य, फिर आ गया कोई क्वेश्चन ऐसा ही। समांतर माध्य देखो क्या दे रखा अपने पास। यदि 3 4 x 7 10 का समांतर माध्य 6 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा अपने पास? 12वां क्वेश्चन देखो। इसका 12वां जो है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यानी कि 3 + 4 + x + 7 + 10 बटे 1 2 और 3 4 और 5 है। 5 बराबर 6। अब देखो इनको जोड़ लेते हैं। 7 और 3 कितना? 10, 10 और 10 20, 20 और 4 24, 24 प्लस का x बराबर ये 50, सॉरी यहाँ 6 था, 6 पंजो 30, 30 में 24 माइनस हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6। ये क्वेश्चन हमने दिया था अपने मॉडल पेपर में। हाँ, इसके बाद में अनरूट वाला क्वेश्चन है, फिर ये आप करवाते हैं नेक्स्ट पेपर में, नेक्स्ट क्लास में। अपना टाइम हो गया है। बाकी 4th क्वेश्चन खंड बी से तो खंड ब है वो करेंगे हम कल। तो यहाँ तक की क्वेश्चन आप अपने निकालें। और आपने का आज एग्जाम भी है मैथमेटिक्स का। कल है 24 तारीख कल है क्या? कल अगर अपना हाफ रेडी का एग्जाम भी है तो मॉडल पेपर हमारा जो पहले वाला है वो एक बार पूरा अच्छे से पढ़ के जाए। और तब तक हम ये भी करवा देंगे, दोनों मॉडल पेपर एक बार पूरा कर ले, ताकि आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आएंगे और उनको कैसे सोल्व करेंगे। तो ठीक है, आज तक यही रखते हैं।